ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त आगे का एजेंडा का है। ईरान में खामेनी हुकूमत के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन क्या जल्द एक महायुद्ध को भड़काने वाला है? ये सवाल लगातार बना हुआ है और इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि एक ओर ईरान में लगातार प्रदर्शन बढ़ते हुए, दूसरी ओर अमेरिका प्रदर्शनकारियों का हौसला खुलकर बढ़ाता हुआ। ईरान में विरोध प्रदर्शन को 18 दिन बीत चुके हैं। ईरान में सत्ता विरोधी लहर को लगातार दबाने की कोशिशें की जा रही हैं और अब दावा यह किया जा रहा है प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई में 2600 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। आरोप लगाया जा रहा है ईरान की सरकार सत्ता के खिलाफ उठ रही हर आवाज को कुचलने पर आमादा है। प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से गोलियां बरसाई जा रही हैं। 18,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान के प्रदर्शनकारियों के साथ डटे हुए हैं, उनके समर्थन की हुंकार भर रहे हैं। इसके बाद ईरान में तख्ता पलट की पूरी आशंका बनी हुई है और इस आशंका को बढ़ाने वाली एक मुलाकात जो हुई है। तो अब बड़ी खबर यह है कि ईरान के जो निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं उनसे अमेरिकी सांसद की मुलाकात हुई है। निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी से अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने मुलाकात की है। लिंडसे ग्राहम जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, ईरान का अगला नेता चुने जाने का बेसब्री से इंतजार, ये लिंडसे ग्राहम की तरफ से बयान दिया गया है। ईरान की जनता को अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने खुलकर संदेश भेजा है, मदद जल्द आने वाली है, ये लिंडसे ग्राहम की तरफ से कहा गया है। तस्वीर आपके सामने है इस महत्वपूर्ण मुलाकात की, जिसके मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। Iran to pick their next leader. I can't wait till they have a chance to do that. But you have really risen to the occasion. Compelling narrative for the long-suffering people of Iran. And I believe with all my heart that help is on the way. अब अमेरिका की कड़ी चेतावनी के बाद भी ईरान दूसरी तरफ झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं, हमारे पास अपनी सुरक्षा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हम अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेंगे। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ मोर्चों पर पूरी तरीके से डटे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ ईरान है। हालांकि अमेरिका के सामने ईरान कहीं टिकता नहीं है, लेकिन मोर्चाबंदी ईरान की तरफ से भी जबरदस्त तरीके से की जा रही है, या फिर आप ये कह सकते हैं कम से कम दिखाई जरूर जा रही है। और उसी के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण हो जाता है बयान विदेश मंत्री का ईरान के, जो कह रहे हैं कि हमारे पास अपनी सुरक्षा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल हैं, हम अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेंगे। तो आगे का एजेंडा में आज ईरान की जो स्थिति बनी हुई है और क्या ये महायुद्ध की आहट है, इसी को लेकर बातचीत विस्तार से करेंगे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। न्यूज रूम से नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही फॉरेन अफेयर्स एडिटर एबीपी न्यूज विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ दो खास मेहमान इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। निनार डी सेठ विदेश मामलों के जानकार हैं, प्रोफेसर आसिफ रमीज मिडिल ईस्ट के जानकार हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत करना चाहूंगी विशाल के साथ और समझना चाहूंगी विशाल से कि अगर अभी की स्थिति का आकलन किया जाए तो हालात क्या बता रहे हैं। विशाल, देखिए रोमाना, अभी की स्थिति ईरान में यही है कि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, क्योंकि महंगाई के मुद्दे पर यह जरूर पूरे विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, लेकिन वहां पर जो सत्ता है, सत्ता परिवर्तन की मांग प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, लेकिन ईरान उन्हें लगातार हटाने की भी कोशिश कर रहा है। कई प्रदर्शनकारियों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया, लेकिन एक चीज ईरान भी यहां पर कर रहा है कि बहुत फूक कर कदम रख रहा है। जिस 26 साल के प्रदर्शनकारी को फांसी दी जानी थी उसे टाल दी गई है ईरान में, और विदेश मंत्री जो ईरान के हैं वो अमेरिकी न्यूज चैनल पर लगातार बैठकर अपना पक्ष दे रहे हैं, लाइव वहां इंटरव्यू दे रहे हैं, ताकि जो ईरान का पक्ष है वो दुनिया के सामने आ सके। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि ईरान में हत्याएं रुकी हैं, जो फांसी की सजा होनी थी वो रुक रही है। लेकिन ये सब ऐसा कहा जा सकता है कि ईरान हो या अमेरिका, दोनों अपना पक्ष दुनिया के सामने दिखा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं ये किसी को पता नहीं है। ईरान में गुस्सा इस वक्त सड़कों पर ज्यादा देखने को मिल सकता है, वहां पर सत्ता परिवर्तन की आहट दिखाई दे रही है। रजा पहलवी से थोड़ी देर पहले जो अमेरिकी सांसद हैं उन्होंने मुलाकात की, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं। तैयारी ईरान की तरफ से भी अपनी पूरी दिखाई दे रही है और अमेरिका भी ये जान रहा है कि ऐसा मौका है जब ईरान को सही तरीके से इस पूरे मामले में घेरा जा सकता है। तो समझना यही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चलकर क्या करते हैं। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को जरा बताते चलते हैं। ईरान से तनातनी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्हें तो खबर मिल गई है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुक गई हैं। ट्रंप तो दावा कर रहे हैं कि ईरान में प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी की फांसी भी टल गई है। और ट्रंप की तरफ से ये जो दावा किया जा रहा है, यकीनन ये अमेरिका की जीत के तौर पर दावा जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping, and there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, including you will be very upset. But that's just gotten to me. Some information that the killing has stopped, that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day of execution. नीरज राजपूत के पास आपको लेकर चलेंगे। नीरज, डोनाल्ड ट्रंप का अगर ये बयान देखा जाए तो कुल मिलाकर संदेश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यही दिया जा रहा है कि अमेरिका जो चाह रहा था वो अमेरिका ने हासिल कर लिया है। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी थी वो इसी बात को लेकर थी कि किस तरह से वहाँ पर जो खामनी सरकार है, दमनकारी सरकार बन गई है और अपने ही लोगों का जो है फांसी पर चढ़ा रही है, उन पर गोली चला रही है। लेकिन अब जो ये बयान आया है वो बहुत मायने रखता है, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही देश यानी कि ईरान और अमेरिका ये एक बीच का रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो लड़ाई की स्थिति बन रही थी कि युद्ध हो सकता है, नोटम जारी कर दिया, ईरान ने कर दिया। उसके अलावा अमेरिका ने अपने जो मिलिट्री बेस हैं वहाँ से अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया था कि कहीं काउंटर अटैक ना कर दे ईरान। वो कहीं हमें ऐसा दिखाई देता है कि अब शायद युद्ध वाली स्थिति जो रुक सकती है। जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने खुद कहा है कि अब हमारे देश में शांति आ चुकी है। हालांकि कितना उनके बयान में उसमें दम है, क्योंकि वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जानकारी आ रही है, वो उनके हवाले से ही आ रही है, इंटरनेट बंद है। इसलिए जो थर्ड पार्टी अगर हम लोग कहें कि न्यूट्रल जो इन्फॉर्मेशन है सोर्सेज से, वो अभी तक नहीं आई है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये युद्ध वाली जो स्थिति है ये शायद टल सकती है अगर इसी तरह से दोनों ही देश अपने अपने जो उन्होंने धमकी दी या दावे किए थे कि ऐसा किया जाए उसको मानने के लिए तैयार हो जाते। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, आप रहिए हमारे साथ। मैं खास मेहमानों का भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है। इरफान सुल्तानी, वही 26 साल का युवा जिसको लेकर कल तक खबर थी कि ईरान फांसी देने पर अड़ा हुआ है, उसे फांसी की सजा पर फिलहाल अभी अमल नहीं किया गया है और इस पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान भी आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि लोगों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। तो ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इरफान सुल्तानी या फिर अन्य प्रदर्शनकारी, उन्हें फांसी देने की ईरान सरकार की कोई योजना नहीं है। और प्रदर्शनकारियों के साथ लगातार समर्थन में डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा था कि अगर फांसी दी गई तो फिर सजा भुगतने के लिए ईरान तैयार रहे। अब जो हालात तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, मैं खास मेहमानों का रुख करूंगी। पहले निनाद डी सेठ का रुख करते हैं। सर, आपसे समझना चाहती हूं मैं, क्या माना जाए कि अब वो जो युद्ध वाला खतरा था वो टल गया है या नहीं? अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। मेरे को लगता है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी युद्ध में। हो सकता है अमेरिका या ईरान दोनों सरप्राइज हमें अभी कर सकते हैं। आप ये ना भूलें कि ईरान की जो हुकूमत है, शिया ईरान की हुकूमत अपने सर्वाइवल के लिए बनी है। हर चीज़ जो वो करती है अपनी सर्वाइवल के लिए करती है, चाहे उसके लिए थोड़ा सा अपनी खुद की साख को कम करना पड़े। जैसे आप देख रहे हैं कि हम ना फांसी देंगे ना हम गोली चला रहे हैं, अब वहाँ पे शांति हमने कर दी, ऐसा कह रहे हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर। वो अपने सर्वाइवल के लिए कह रहे हैं, वो नहीं चाहते कि वेनेजुएला में जो हुआ वो ईरान में हो। पर एक बहुत ज़रूरी संदर्भ हमने हमेशा सोचना चाहिए कि ईरान की जो शिया हुकूमत है वो सुन्नी इस्लाम से पूरी दुनिया में लड़ती है और
और वो भारत के लिए प्रो इंडिया है। हम ये ना भूलें कि राजा पहलवी जो शिया ईरान के इससे पहले हुकूमत करते थे वो प्रो पाकिस्तान थे। तो भारत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये रजीम सर्वाइव करे। बिल्कुल सर, आपका आकलन जबरदस्त है। प्रोफेसर आसिफ रमीज साहब का रुख करते हैं। तो प्रोफेसर आसिफ रमीज साहब, आप क्या कहेंगे, ये युद्ध वाला अंजाम ये टल गया या फिर ये अभी तय है? देखें रोमाना जी, इसको ये कहना कि टल गया थोड़ा जल्दबाजी है। मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हैं इस पूरे सिनारियो में, लेकिन कल की सिचुएशन को देखते हुए जो आज की सुबह की शुरुआत हुई है उसमें बहुत फ़र्क है, थोड़ी नरमी दिख रही है, जिसकी मैं कहीं ना कहीं इसको वेलकम करता हूँ। अगर किसी भी तरीके से भले अमेरिका को ये लगे कि उसकी बात रख ली गई या ईरान को लगे कि उसने अपनी बात रख ली, जो भी तरीका हो बीच का रास्ता निकलते हुए अगर कोई एस्केलेशन की स्थिति नहीं बनती है तो ये हर हालत में तमाम मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद है, और ख़ास तौर से ये जो रीजनल एस्केलेशन हो सकता था या ग्लोबल इसका इम्पैक्ट हो सकता था, उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं इस इलाके में बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली टू से कि ये पूरी तरह से टल गया है, लेकिन थोड़ी चीज़ों को देखते हुए ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि दो चीज़ें हैं। एक तो यह कि शायद जैसे कि एक स्ट्रेटेजिक मूव होता है कि हमने एक अपनी पीछे कदम लिया और एक बड़ा अटैक करेंगे, एक वो मकसद होता है। और दूसरा ये होता है कि चलो अगर अभी पूरी दुनिया देख रही है कि ये जो मैटर है ईरान के अंदर, चाहे वहाँ पे जो बगावतें हो रही हैं, जो लोगों की जानें जा रही हैं, कुछ भी हो, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वो उनका इंटरनल मैटर है जी। उसमें यह है कि एक्सटर्नल फोर्सेस को इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी वेनेजुएला में आ गया, अगर यहाँ भी होता और लगातार इस तरीके से होता रहा तो शायद कहीं ना कहीं अमेरिका को भी कई चीज़ों पे, हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी पे ज़्यादा सोचा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है दिखाने के लिए कि थोड़ा सा नरमी लाए, और वो नरमी की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता है तो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा इसका फ़ायदा होने वाला है। फिलहाल तो लेकिन जिस तरीके की तब्दीलियां हो रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है वो साफ तौर पर अमेरिकी दबाव के आगे झुकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल तक जो ईरान अड़ा हुआ था प्रदर्शनकारियों पर जोर जबरदस्ती और फांसी तक की बात सामने निकल कर आ रही थी, अब वही ईरान कह रहा है कि किसी प्रदर्शनकारी को हम फांसी नहीं दे रहे। इरफान सुल्तानी की फांसी टल गई है। 26 साल का युवा जिसे सजाए मौत देने की तैयारी में था ईरान, कल तक 8 जनवरी को उसे गिरफ्तार किया गया था, 11 जनवरी को उसे मौत की सजा सुना दी गई थी। ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप उस पर लगाया गया था। खामेनेई हुकूमत का विरोध करने पर उसे फांसी दी जानी थी। ना तो उसका सही ट्रायल हुआ था, ना ही उसे कोई वकील दिया गया, ना ही उसे किसी तरीके की अपील का कोई मौका दिया गया। ईरान में किसी को फांसी नहीं दी जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार यह बात दोहराई जा रही थी। फांसी देने की कोई योजना नहीं है, अब ईरान की तरफ से भी साफ कर दिया गया है। विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अराक्ची, जिनका बयान सामने आ गया है। और ऐसे में एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ईरान में सत्ता के खिलाफ मचे घमासान और अमेरिका से टकराव के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। आज ईरान के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक होगी। ये भारतीय समय के अनुसार देर रात करीब 1 बजे के आसपास होगी। सुरक्षा परिषद की ये बैठक अमेरिका की पहल पर होगी। तो यूएनएससी की ये बैठक है, अमेरिका की पहल पर यह बैठक हो रही है। विशाल पांडे के पास इसको लेकर और डिटेल्स हैं, जानकारी दीजिए विशाल। की बैठक बुलाई गई है, अमेरिका की पहल पर यह बैठक बुलाई जा रही है, और जो ताज़ा हालात इस वक्त बने हुए हैं उस बैठक में इसको लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है, ईरान बार बार इजराइल को इसके लिए टारगेट कर रहा है कि इजराइल अमेरिका का सहारा लेकर इस पूरे इलाके में अशांति फैला रहा है, और इजराइल हमेशा से कहता रहा है कि ईरान इजराइल के अस्तित्व के लिए ही अपने आप में एक सबसे बड़ा खतरा है। तो ईरान और इजराइल की लड़ाई बहुत पुरानी रही है, बहुत लंबी रही है, जो लगातार चल रही है। और इस बीच हमने देखा कि ईरान की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी वहां के सरकारी मीडिया, सरकारी टीवी की तरफ से धमकी दी गई थी, जो उन पर हमला हुआ था उनके चुनावी कैंपेन के वक्त, उसकी तस्वीर को साझा करके कि इस बार गोली चूकेगी नहीं। तो ईरान एक तरफ जहां अमेरिकन मीडिया में जाकर बयान दे रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो ये भी दिखा रहे हैं कि अमेरिका से वो दब नहीं रहे हैं। धमकियां देने से भी नहीं लेकिन अमेरिका भी ये जानता है कि ईरान
इस वक्त ऐसी स्थिति में है जहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं बड़ी संख्या में सड़कों पर है और बहुत सारी खबरें सामने नहीं आ पा रही क्योंकि वहां इंटरनेट बंद है। स्टारलिंक ने एक प्रयोग किया, उसका भी कोई बहुत असर नहीं हो पाया। तो बहुत सारी चीजें ईरान से निकलकर सामने नहीं आ पा रही। हो सकता है उसकी जानकारी अमेरिका के पास हो, सुरक्षा एजेंसियों के पास हो। तो देखना यह होगा कि अमेरिका इस यूएनएससी की बैठक के बाद क्या बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन रोमाना, तैयारी ईरान की भी है और अमेरिका की भी है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी दिखावे का हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ सामने आ रहा है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फिलहाल एक तरीके से ये पोस्चरिंग की जा रही है। और जिस तरीके का आकलन अभी मेहमान कर रहे थे कि कई बार युद्ध में अपने सारे पत्ते नहीं खोले जाते हैं और ऐसे में कहा कुछ जाता है और बाद में किया कुछ और जाता है। इस बीच ईरान का एक बड़ा फैसला, वो आपको बता दूं मैं, अपना हवाई क्षेत्र ईरान ने बंद कर दिया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की तरफ जंगी जहाज भेजा है। यूएस ने दक्षिण चीन सागर से मिडिल ईस्ट भेज दिया है अपना जंगी बेड़ा। तो ये देखिए आप किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं और ये जो कदम अब उठाए जा रहे हैं ये बिल्कुल अलग उन बयानों से जो सुनाई पड़ रहे हैं। कहा तो बयान में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें पता चला है वहां फांसी चल गई है, वहां प्रदर्शनकारियों पर अब किसी तरीके का जुल्म नहीं हो रहा है, इस तरीके की बात वो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री ईरान के कह रहे हैं कि हम किसी को फांसी नहीं दे रहे। लेकिन पोस्टरिंग यहां पर देखिए जो की जा रही है उससे बिल्कुल अलग जो कदम उठाए जा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निनाद जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। निनाद जी, क्या माना जाए, तख्ता पलट किए बिना अमेरिका मानेगा नहीं? देखिए, ईरान का तख्ता पलट करना वेनेजुएला नहीं है। ईरान एक सिविलाइजेशनल पावर है। ईरान में तख्ता पलट करना इतना आसान नहीं है। अगर आप तख्ता पलट करते भी हैं तो शिया इंपल्स, जो शिया लोग हैं, वो कोई सेक्युलर कंट्री नहीं बनने वाला है। ये शिया ही रहेगा। तो इसलिए एक तरह से कहा जाए तो जो नहीं, तो वो जो रजा पहलवी की जो मुलाकात हो रही है वहां पर ग्राहम साहब से, उन मुलाकातों को आप किस तरीके से देखते हैं? ये लिंडसे ग्राहम और पहलवी की मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। ये अमेरिका का प्लान बी है, पर प्लान बी तभी चल सकता है जब ईरान के लोगों को मंजूरी हो कि रेजा पहलवी उन्हें मंजूर हो। रेजा पहलवी मेरे को लगता है कि ईरान में इस वक्त नॉन एंटिटी है, नामंजूर है। मेरे को लगता है कि जैसे इराक में हुआ था उस तरह का हशर ईरान में हो सकता है। बहुत ज़्यादा केओस हो सकता है, वहाँ पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा अगर ये रजीम जाती है तो। पर उसके लिए पहली बात, रजीम का तख्ता पलट करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इजराइल का हाथ दिखता है तो पूरी अरब दुनिया ईरान के पीछे आ जाएगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि अगर इजराइल का हाथ दिखता है तो अभी उसमें कहीं कोई कमी पेशी नजर आ रही है कि ईरान की तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है दुनिया को यही बताने की और साथ ही मिली भगत की अमेरिका और इजराइल की। खैर, मैं आगे बढ़ रही हूँ, एक और बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। ईरान का जो रडार वाले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हलचल बढ़ रही है। ईरान के रडार वाले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हलचल तेज हो रही है। सैन्य ठिकानों से अपने सैनिकों को हटा रहा है अमेरिका ने कतर एयरबेस से अपने सैनिकों को हटा दिया है। कतर के अल उदैद एयरबेस को छोड़ रहे हैं अमेरिकी जवान। कतर ने अमेरिकी सेना के जवानों के हटने की पुष्टि भी कर दी है। नीरज का रुख करेंगे और जानते हैं नीरज से जरा और क्या डिटेल्स मिल रही है। मतलब एहतियात पूरी बढ़ती जा रही है नीरज, जिस बात का मैं जिक्र पहले कर रही थी कि भले ही बयानों में कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन जो किया जा रहा है वो इससे बिल्कुल अलग नजर आ रहा है और उसके जरिए समझ में यही आ रहा है कि कदम वही उठते हुए दिख रहे हैं जो युद्ध की आहट का अंदेशा दे रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, देखिए ये जितनी भी परिस्थितियां बन रही हैं सब युद्ध से पहले की होती हैं कि अगर युद्ध के लिए जाना है तो, क्योंकि हमने देखा पिछले साल जब अमेरिका ने अटैक किया था न्यूक्लियर संयंत्रों पर ईरान के, उसके बाद ईरान ने पलटवार किया। और पलटवार क्या किया था, उन्होंने कतर में जो अमेरिकी यूएस बेस है, मिलिट्री बेस है, उस पर अटैक किया था। हालांकि कितना सक्सेसफुल हुआ था वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने काउंटर अटैक किया था। और इसीलिए इस बार अमेरिका ने, क्योंकि ईरान भी धमकी दे चुका है और ऐसी खबरें भी आ रही हैं, हालांकि ये कभी कंफर्म नहीं होती, इस तरह की खबरें होती हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे कि खुद उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि रशिया ने अपनी जो सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है इस्कंदर मिसाइल है, वो भी शायद ईरान को दे दी है। तो इसीलिए अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर अटैक करने की, मिलिट्री एक्शन करने की हमें जरूरत पड़ी और अगर करेगा, ईरान भी जरूर काउंटर अटैक करेगा, तो इससे पहले अपने जितने भी बेसेस हैं
जो कि मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में, मिडिल ईस्ट में चाहे कतर हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, इन सब कंट्रीज में, यूएई है, इन सब में अमेरिका के मिलिट्री बेस है। वहां से अपने सैनिकों को सुरक्षित किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नुकसान उन सैनिकों को हो जाए। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, युद्ध से पहले की जितनी भी परिस्थितियां होती हैं, जो अपनी तैयारियां होती हैं, वो सब हमें दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर दर्शकों को देते हैं। ईरान अमेरिका में टकराव की ये जो आशंका बढ़ रही है, इसी को लेकर बड़ी जानकारी। ब्रिटेन ने ईरान से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया है। ईरान में एम्बेसी से ब्रिटेन ने सभी कर्मचारी भी अपने वापस बुला लिए हैं। देखिए, ये एक और बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। ब्रिटेन ने अपने एम्बेसडर को ईरान से वापस बुला लिया है और साथ ही ईरान में जो ब्रिटेन का दूतावास है, वहां से अपने सभी कर्मचारियों को भी ब्रिटेन की तरफ से वापस बुला लिया गया है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ खास मेहमानों का जो पैनल मौजूद है, जरा आसिफ रमीज साहब के पास आपको लेकर चलेंगे और उन्हीं से समझते हैं कि तख्ता पलट वाला सवाल जो मैंने पहले निनाद जी से पूछा था, आपको क्या लगता है कि तख्ता पलट तक ये मामला जाकर सुलझ सकता है या फिर नहीं, ये सीधे सीधे युद्ध की ओर ही मामला बढ़ेगा आगे? देखें, दो चीज़ें हैं। जो लोग ये समझते हैं कि जो एक्सटर्नल इंटरवेंशन है ईरान के इस मुद्दे पे या इजराइल का हाथ है, जो बातें चल रही हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनकी जो जान जा रही है, उसको बचाने के लिए हम इंटरवीन कर रहे हैं। लेकिन इंटेंशन क्या यही है, ये समझने की ज़रूरत है। अगर ये इंटेंशन होता कि मासूमों की जान जा रही है, वो बचाना है, तो सबसे पहले गाज़ा में जो मासूमों की जान जा रही है, उसको रोकने की कोशिश होती, तो उसको और बढ़ाया नहीं जाता। अब आपका सवाल जो आ रहा है कि तख्ता पलट से क्या चीज़ें रुकेंगी, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक उसी तरफ इशारा है कि या इधर या उधर, या तो वो रिजीम चेंज करने में कामयाबी मिले, अदरवाइज वहाँ की हालात को इतना ख़राब होने में, उसको कहते हैं ना, फ्यूल और ज्यादा। आसिफ रमीज साहब, दरअसल मैं ये समझना चाह रही थी कि क्या बिना सैन्य संघर्ष के तख्ता पलट मुमकिन हो पाएगा ईरान में? ऐसा तो नहीं लगता है ना। ईरान जैसा अभी हमारे साथी ने भी कहा कि वेनेजुएला नहीं है, या ईरान का भी देखा कि कैसे यहाँ पे किस तरीके से कतर में या दूसरे अमेरिकन बेसिस पे अटैक हुआ, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। आपने देखा कि रशिया की तरफ से भी क्या स्टेटमेंट आया है। बिल्कुल सर, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे का एजेंडा लगातार जारी है। कुल मिलाकर एक तस्वीर जरूर यहाँ पर उभर रही है कि अमेरिका जिस मंशा से चला है ईरान में तख्ता पलट की, वो तख्ता पलट बिना सैन्य संघर्ष के तो होता हुआ नजर नहीं आता है, और इसीलिए वो युद्ध वाला अंजाम, इसको लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत सभी 29 नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मुंबई का राज अपना नगर सेवक चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। बीएमसी की 227 सीटों के लिए कुल 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1 करोड़ 3 लाख मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के 29 नगर पालिकाओं के चुनाव हैं। नतीजे इन सभी के कल आ जाएंगे। इस सब के बीच ये तस्वीरें पहले देख लीजिए, जहां सितारे जमीन पर नजर आ रहे हैं आज वोटिंग वाले दिन। सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना, इसके अलावा हेमा मालिनी, नाना पाटेकर, विशाल डडलानी, ये वो बड़ी हस्तियां हैं जो वोट डालने के लिए पहुंची हैं, और साथ ही लोगों से अपील की है कि आपका अधिकार है वोट डालना, और ऐसे में अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। अधिकार के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी है। एबीपी न्यूज भी आपसे अपील करेगा, अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग का दिन है तो वोट जरूर दीजिए। अब देखिए, बीएमसी का चुनाव, और ऐसे में देश का सबसे अमीर नगर निकाय है बीएमसी। 2017 में यहां आखिरी बार चुनाव हुए थे। 2022 चुनाव होने थे, लेकिन 2022 से अब तक चुनाव नहीं हो पाए। टलते टलते आखिरकार अब 2026 में जाकर बीएमसी के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बार मुकाबला बीएमसी का बेहद दिलचस्प हो चला है, क्योंकि मराठी अस्मिता के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, मतलब दोनों ठाकरे भाई करीब 2 दशक बाद साथ आ गए हैं। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शिवसेना शिंदे गुट शामिल है। ठाकरे बंधुओं और बीजेपी गठबंधन के बीच सीधी टक्कर बीएमसी में मानी जा रही है। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड पर।
मुंबई का दादर इलाका वैभव परब हमारे साथ मौजूद है, मुंबई का विले पार्ले इलाका मृत्युंजय सिंह हमारे साथ मौजूद है, बांद्रा इलाके से नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही गणेश ठाकुर थाने से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो बीएमसी को लेकर तो चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा थाने का हाल जानते हैं। गणेश ठाकुर के पास आपको लेकर चलते हैं। गणेश। रोमाना, देखिए, थाना ये एकनाथ शिंदे इनका गढ़ माना जा रहा है। यहाँ पर सालों साल शिवसेना का वर्चस्व रहा है, लेकिन ये चुनाव अलग है क्योंकि यहाँ पर पहली बार एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग होते हुए या उद्धव ठाकरे से अलग होते हुए अपनी शिवसेना के दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस थाने के गढ़ में मैं फिलहाल टेकड़ी इस जगह पर हूँ और यहाँ पर आप देखिए वोटर्स का काफ़ी उत्साह देखने मिल रहा है। वोटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ वोटिंग स्लो है। उसकी कारण ये है कि यहाँ पर एक नहीं तो एक प्रभाग में 4 पार्षदों को वोट देना होता है हर मतदाता को। तो यहाँ पर थोड़ा सा वोटिंग स्लो होती है क्योंकि एक वोटर 4 नगर सेवक या पार्षद को चुनता है, क्योंकि यहाँ पर प्रभाग वाइज चुनाव होता है। लेकिन ये टक्कर यहाँ पर ठाकरे भाइयों के साथ है और मेरे साथ अविनाश यादव हैं जो यहाँ वोटर्स से बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत उम्रदराज महिला, इनसे मैं बात करता हूँ। यांचा वय काय है? वय 96, ये 96 इयर्स की और वोट करना आई है। ताई सॉरी आजी, वोट करायला तुम्ही इथे आलेला आहात, काय म्हणाल, कोणते मुद्दे आहेत तुमचे? बोल भी नहीं पा रही, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने, जागरूक मतदाता ये होता है जो वोट करने आया। अविनाश यादव मेरे साथ हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे का एक गढ़ है, आपने पूरी ताकत लगाई है। गलत हो, एकनाथ शिंदे का कोई ऐसा गढ़ नहीं है। देखिए, आप कितने कॉरपोरेटर आमदार चुरा के लेके गए, उसके ऊपर आपका गढ़ नहीं तैयार होगा ना। यहाँ पे आप बेस यहाँ के ग्राउंड पे जाओगे तो यहाँ पे ठाकरे बंधु का वजन है, वहाँ पे उनके कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और ये इलेक्शन में आपको पता चलेगा क्या होने वाला है। आपने वो जो भगवा स्क्वाड तैयार किया है बोगस वोटर्स को ढूंढने के लिए, वो कहाँ है? कुछ मिले बोगस वोटर्स आप? हम लोग तो सवेरे से काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी हमारी दहशत है महाराष्ट्र में कि हम जब कोई आह्वान करते हैं उसके बाद कोई हिम्मत नहीं करेगा सामने आने की। आप मानते हैं कि आपके इस भगवा स्क्वाड की वजह से बोगस वोटर्स नहीं आएंगे? हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि क्या है, बहुत सारी यादी ऐसी है जिसमें फ़ोटो नहीं है। हमें जिधर फोटो दिख रहा है, अगर फोटो पे आदमी गलत आ रहा है तो वहाँ हम पकड़ सकते हैं, पर जहाँ पे फोटो नहीं है यादी पे ऊपर, तो वहाँ पकड़ना मुश्किल है। आप मानते हैं बोगस वोटिंग होगी तो आप भगवा स्क्वाड क्या करेगा फिर आपका? अरे देखिए, हमें आदमी तो पता होना चाहिए। अगर उसका फोटो है और वो गलत आदमी वहाँ पे वोट करने आए तो हम उसको पकड़ सकते हैं। और बोगस वोटर्स नहीं मिला अविनाश, तो क्या आप ये मानेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हुए? आप बाद में कोई कारण देंगे नहीं अगर आपकी हार होती है तो? अगर नहीं, देखिए, हम लोग हमारे तरीके से पूरे तैयारी के साथ है। हम लोगों ने लोगों के पास बिल्कुल बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने वोट डाला है, परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे नितिन गडकरी। तो नागपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां नितिन गडकरी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग नितिन गडकरी ने किया है। 29 निकाय, नगर निकाय, जहां के लिए वोट डाले जा रहे हैं आज। और ये स्याही लगी उंगली का निशान नितिन गडकरी कैमरे की तरफ दिखाते हुए। अरे थांबा रे। नागपूरच्या जनतेने 3 वेळा आम्हाला निवडून दिलं आणि विकास करण्याची संधी दिली। जे काम आम्ही केलं त्याच भरोशावर आम्ही पुन्हा निवडणूक लढलो आहे। तो वोट डाल दिया है नितिन गडकरी ने और देखिए वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को कि आप भी अपने घर से निकलिए और वोट जरूर डालिए। सचिन तेंदुलकर जब परिवार के साथ पहुंचे थे वोट डालने के लिए, पत्नी अंजलि, बेटी सारा, वो तस्वीरें भी आपने देखी हैं। इस बीच सीधे जरा अब आपको मुंबई लेकर चलेंगे। हमारे साथ मृत्युंजय विले पार्ले से मौजूद है। जरा जानते हैं मृत्युंजय से क्या रफ्तार यहाँ विले पार्ले, जहां पर आप बूथ पर खड़े हुए हैं, वहां पर वोटिंग की नजर आ रही है। मृत्युंजय। बिल्कुल रोमाना, शुरुआत उस प्रदेश की भाषा को जानने को अच्छा है ना। कितने लोग यहाँ में ऐसे मिलते हैं जो गांव से आते हैं, उनको सिर्फ मराठी आती है, तो उनके साथ कन्वर्सेशन करना पड़ता है ना। अब बंगाल में जाते हैं, वही प्रॉब्लम होती है, गांव के कोई बंगाली आ जाते हैं, अब हम उनसे बात नहीं कर पाते, वो हमसे बंगाली में शुरू हो जाते हैं, जिनको कोई लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन हम वहाँ रहते नहीं हैं तो चल जाता है, लेकिन यहाँ हम रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा महाराष्ट्रीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है। हम अपने प्रदेश
की बहुत इज्जत करते हैं और अपने प्रदेश की भाषा, संस्कृति, खाना पीना सब कुछ बहुत पसंद करते हैं। यही तो कारण है कि हमको महाराष्ट्र ने अपनाया है। ये सब नाम हमको यहीं आके तो मिला है, तो इसलिए मुंबा देवी को धन्यवाद, चरण स्पर्श। मुंबई करो को और जागृत करने के लिए क्या आप 2 पंक्तियां उनके लिए गाएंगे? सुंदर मुंबई और सुंदर बनाएंगे, इसको चमकाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर आएंगे। धन्यवाद। भजन गायक अनूप जलोटा हैं ये, जो वोट डालने के लिए पहुंचे थे। वैसे तो देखिए आज मतदान वाले दिन और ऐसे में किसी पार्टी का प्रचार यहां पर नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको सीधे लेकर चलूंगी, मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय से ही हम जानना चाह रहे थे कि किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में यहाँ विलेपार्ले इलाके में देखने के लिए मिल रहा है। मृत्युंजय, रोमाना देखिए, शुरुआत के 2 घंटे हमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला सुबह के समय, लेकिन अब थोड़ी स्थिरता नजर आई है लगातार। लेकिन मतदाता पहुंच रहे हैं। तस्वीरें दिखा दूं, मैं विलेपार्ले के साठे कॉलेज के बाहर हूँ। एक मशहूर कॉलेज है मुंबई का, और इस साठे कॉलेज में देखिए दिव्यांगजन हैं, बुजुर्ग हैं, 18 वर्ष के जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो तमाम लोग मतदान करने मतदान केंद्र पर पहुँच रहे हैं। रोमाना, मैं जिस मतदान केंद्र पर हूँ यहाँ पर भाजपा के जनरल सेक्रेटरी महासचिव विनोद तावड़े अपने परिवार के साथ पहुँचे हुए हैं, और वो इस वक्त मतदान केंद्र के अंदर हैं और थोड़ी देर बाद मतदान करने के बाद वो बाहर आएंगे तो हम उनसे बात भी करेंगे। लेकिन आप पूछ रही थी मतदान को लेकर, निश्चित तौर पर सुबह के समय पूरे मुंबई की अगर मैं बात करूं तो 6.98 यानी लगभग 7% मतदान हुआ है। और इस विलेपार्ले इस क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ भी लगभग 6 से 7% के बीच मतदान रहा है। देखना होगा कि किस प्रकार से क्या मुंबई कर पिछला रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं। मुंबई में बहुत अधिक मतदान देखने को नहीं मिलता है, मैक्सिमम 55% हो जाए तो लोग मानते हैं कि मुंबई में बड़ा अच्छा मतदान हुआ। लेकिन एक रिकॉर्ड बनाना है तो मुंबई करों को निकलना होगा। और देखिए, प्रेरणा लेनी होगी इन माताओं से, बहनों से। देखिए किस प्रकार से बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, तकलीफ है, लेकिन मताधिकार का प्रयोग तो करेंगी। मुंबई में रह रही हैं, मुंबई की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, मुंबई को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो एक वोट भी मायने रखता है। और देखिए, बुजुर्ग से लेकर युवा वर्ग तमाम लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में विनोद तावड़े बाहर निकलने वाले हैं, तो जैसे ही वो बाहर निकलेंगे उनकी प्रक्रिया भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, मैं तब आपके पास दोबारा आ जाऊंगी। जरा जल्दी से दादर लेकर चलेंगे दर्शकों को। वैभव परब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और वैभव से जानते हैं। वैभव, यहाँ दादर इलाके में जहां पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर मतदाता पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए? वैभव से मुझे लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नम्रता दुबे के पास आपको लेकर चलते हैं, नम्रता से जान लेते हैं। नम्रता, बांद्रा इलाके में आप मौजूद हैं, जरा बताइए बांद्रा इलाके में किस तरीके की रफ्तार देखने के लिए मिल रही है? और स्टार्स मेरे ख्याल से बॉलीवुड के बड़े यहाँ के वोटर्स हैं, कौन कौन यहाँ इस पोलिंग बूथ पर पहुंचेगा, क्या जानकारी? देखिए रुमाना, बैंड्रा के माउंट मेरी पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर अब तक जोया अख्तर और अयाज खान जैसे तमाम जो कलाकार हैं वो मतदान करके जा चुके हैं। सलमान खान का परिवार यानी कि सलीम खान और उनकी पत्नी जो है वो यहाँ मतदान करने के लिए कुछ ही देर में पहुँचेंगी। इसके बाद शाहरुख खान जो है दोपहर 3 से 4 के करीब जो है यहाँ मतदान के लिए पहुँचते हैं। सलमान खान तकरीबन शाम के 5 बजे यहाँ मतदान के लिए पहुँचेंगे, क्योंकि अभिनेता आते हैं तो आम लोगों की भीड़ भी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए जब समय कम होता है तब वो खास तौर पर यहाँ पर पहुँचते हैं। आप भाई जगताप जी को देख सकते हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर। जगताप जी, आप लाइव हैं, क्या कहेंगे कि किन मुद्दों पर आम जनता को वोट देना चाहिए? हर एक मुद्दा है, इस शहर से जुड़ा हुआ हर मुद्दा जो हमारे बेसिक हमारी जो नीड्स है, जो कि महानगर पालिका ने, मनपा ने देनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए, वो सारे मुद्दों को लेके ये इलेक्शन है। और ख़ास करके जिस ढंग से पिछले 7-8 साल में जो करप्शन मनपा में हुआ है, जो डिपॉजिट्स है वो निकाले गए, किस नाम से निकाले गए, रोड बनाने हैं, ये बनाने हैं, दैट तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। जोड़कर और चीज़ पूछूंगी, नोट बांटे जा रहे हैं कहीं कहीं, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें भी दिख रही है, इस पर क्या कहें? नहीं, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। पहली बार ये हुआ है कि आप दिखा रहे हैं, ये तो हर बार होता है। हमने एक बात कही है, इसके पहले भी कही है, कोई नई बात नहीं जी। ये वोट चोर है, ये नोट बंटवाने वाले हैं,
चलिए, तो ये भाई जगताप को आप सुन रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वोट डाल दिया है और भ्रष्टाचार वाले मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए और साथ ही वोट चोरी का आरोप जो विरोधी हैं उन पर लगाते हुए वो सुनाई पड़ रहे हैं आज मतदान वाले दिन भी। वैभव परब के पास अब आपको लेकर चलेंगे। दादर से इस वक्त वैभव हमारे साथ मौजूद है और वैभव से जानते हैं, पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, मतदाता पहुंच रहे हैं, मुद्दा किसका चल रहा है? नेताओं वाला नैरेटिव चल रहा है या जनता अपने मुद्दों को लेकर वोट डालने पहुंच रही है? वैभव, देखिए, ये दादर इलाका है, यहाँ पे तो भवनिक मुद्दा ही चलेगा। जिस प्रकार से राज ठाकरे इधर बाजू में रहते हैं, सभी को इंतजार है अब राज ठाकरे अपने परिवार के साथ, अपने बेटे, अपने पत्नी और अपने पूरे साथियों के साथ यहाँ पे वोट करने आएंगे। देखिए, सुबह 7:30 बजे से यहाँ पे जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये उत्साह दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। देखिए, अब भीड़ है वो और बढ़ती जा रही है। देखिए, राज ठाकरे आने की वजह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी है वो काफ़ी बढ़ाई गई है। यंग जनरेशन है वो भी यहाँ पे उतरी है, क्योंकि पुनर्विकास का भी मुद्दा है। राज ठाकरे ने जिस प्रकार का ऐलान किया, मराठी मानुष का, यहाँ पे बाजू में ही शिवसेना भवन है, जहाँ से बाला साहब ठाकरे के ज़माने से एक ऑफिस रहा है, एक कार्यालय रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि देखिए, उज्जवल निकम जी यहाँ पे पहुंचे हैं वोट करने के लिए। अरे बाइट ने फक्त बिल्कुल, तो उज्जवल निकम को हम देख पा रहे हैं, वोट डालकर वो बाहर निकले हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई का धुरंधर कौन, मुंबई की जनता तय कर रही है और कल नतीजे आ जाएंगे। आज सेना दिवस है और इस मौके पर जयपुर में भव्य परेड का आयोजन किया गया है। जयपुर के महल रोड हाईवे पर परेड की जा रही है, जिसमें सेना के शौर्य की झलक देखने को मिल रही है। तो ये पहला मौका है जब आर्मी एरिया से बाहर आर्मी डे परेड का जयपुर में आयोजन किया गया। इस परेड को देखने के लिए काफी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़े ही फैल्कन्स के नाम से जाने वाली है बटालियन साइलेंट वॉच डेडली किल के मोटो पर आधारित है और सदा सतर्क निगरानी, तीव्र एवं सटीक प्रहार की क्षमता में राष्ट्र सुरक्षा का प्रण लेने वाली ये भैरव बटालियन गीत के माध्यम से सभी में उत्साह एवं जोश भरती हुई। उसी के साथ अगली टुकड़ी चौथी भैरव बटालियन सिख लाय इन्फेंट्री रेजिमेंट की बटालियन की स्थापना नई पीढ़ी के युद्ध गठन के उद्भव। और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भैरव बटालियन की, जो भारतीय सेना की सबसे घातक बटालियन मानी जाती है। उसी के जवान इस वक्त आर्मी डे के मौके पर परेड में हिस्सा लेते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई भैरव बटालियन के ये जवानों का दस्ता सलामी देता हुआ आगे बढ़ता हुआ आर्मी डे के मौके पर जयपुर में ये परेड चल रही है। पहली बार भाग ले रहा है। नेतृत्व 5 लद्दाख स्काउट के लेफ्टिनेंट ब्रजेश द्वारा। हिमालय की गोद में पले, हिमालय से भी ऊंचे हौसलों वाले माटी के वो सपूत जिन्होंने पहाड़ों से प्रतिबद्धता सीखी तो नदियों से निस्वार्थ सेवा। इसमें शामिल है ज्वाला माता की जय के उद्घोष वाले डोगरा स्काउट्स, लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट्स, देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल स्काउट्स तथा कुमाऊं स्काउट्स और सबसे युवा स्काउट्स सिक्किम स्काउट्स तथा अरुणाचल स्काउट्स के बहादुर राइनो। स्थानीय भाषा और संस्कृति और भूगोल की पहचान इन्हें बेहद सशक्त बनाती है। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। इनकी सांसों में बर्फीली हवाओं का साहस और लहू में पर्वतों की दृढ़ता बहती है। Filling the air with the courage and inspiration, the combined military band of Maratha Light Infantry and the Sikh Regimental Center steps forward in a perfect harmony of two glorious traditions. Led by Subedar Major Kulwant Singh of Sikh Regimental Center. तो 78वां सेना दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में फिलहाल जयपुर में ये परेड बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम से कदम मिलाते हुए एकता और देशभक्ति का संदेश हम सभी को सुनाते आर्मी डे पर जयपुर में ये परेड चल रही है। रेजिमेंट के सक्षम सेनानी सीना ताने और बताते कि विकास के पथ पर हम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पहला मौका है जब आर्मी एरिया से बाहर आर्मी डे परेड का आयोजन किया जा रहा है और इस बार राजस्थान की राजधानी जयपुर को चुना गया है। इस बीच आपको ये जानकारी भी देते चलें कि जो दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल सेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वीडियो पोस्ट किया है और कहा है कि हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम हर देशवासी को गौरवान्वित करने वाला है। तो सेना के शौर्य और पराक्रम को दिखाता हुआ ये वीडियो भी दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सेना दिवस के मौके पर साझा किया गया है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।